नमस्कार दोस्तों। क्या भारत के अंदर कोई व्यवस्था, कोई नियुक्ति, कोई भी संवैधानिक संस्था निष्पक्ष है? क्या भारत में प्रधानमंत्री से लेके तमाम पदों पर बैठे लोग निष्पक्षता से काम करते हैं? क्या मेरिट कहीं कोई मायने रखती है? निश्चित रूप से आज ये सारे सवाल हैं और ये सवाल इतने गंभीर है कि आज इससे पूरा भारत फेस कर रहा है, नुकसान उठा रहा है और उस कारण से आज भारत की दशा और दिशा सब खराब हो गई। जी, ये बात मैं जिन कारणों से कह रहा हूं वो कारण समझने पड़ेंगे। एक कारण है भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना डिसेंट नोट दिया सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के मामले में और उन्होंने जो सवाल उठाए हैं वो सवाल न सिर्फ भारत की कार्यपालिका को कटघरे में खड़ा करते हैं बल्कि भारत की न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा सवाल है वो सवाल खड़ा होता है तमिलनाडु में नई सरकार बनने के साथ। जी हां, नई सरकार बनी और वहां पर विजय जोसेफ वो 144 वोट के साथ में वहां पर मेजॉरिटी जीत गए और उन्हें बहुमत का विश्वास हासिल हुआ और बहुमत से बहुत ज्यादा हुआ। तो ऐसी स्थिति में आता है कि वहां पर जो साजिशें रची गई न सिर्फ कार्यपालिका के जरिए बल्कि न्यायपालिका के जरिए और वो सब करके उनकी सरकार ना बने, इसकी जो साजिशें थी वो भारत की पूरी संवैधानिक व्यवस्था को कटघरे में खड़ा कर देती। जब वो कटघरे में खड़ा करती है तो चर्चा करना बनता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि भारत के नेता प्रतिपक्ष जब मंगलवार को जाते हैं प्रधानमंत्री आवास में और वहां पे करीब 1.5 घंटे वो शामिल होते हैं उस चर्चा में जो सीबीआई निदेशक की नियुक्ति के संदर्भ में थी और उसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भी मौजूद और उस मीटिंग को अचानक वो छोड़ के उठते हैं और आकर के एक डिसेंट नोट प्रधानमंत्री के आवास पर भेज देते हैं और उसकी एक कॉपी ट्वीट भी कर देते हैं। जी हां, ट्वीट करके बता देते हैं कि उन्होंने एक डिसेंट नोट दिया है। जो नोट दिया है वो भारत की पूरी व्यवस्था की कलाई खोल देता है। राहुल गांधी ने उसमें एक बहुत बड़ी बात कही कि विपक्ष का नेता रबर स्टांप नहीं है। जी हां, उन्होंने कह दिया रबर स्टांप नहीं है कि जहां चाहो थोक दो। नेता विपक्ष हर चीज को जानेगा, सवाल करेगा जनता की भावनाओं के मुताबिक और वो निष्पक्ष और मेरिट पर बात करेगा, ना कि सरकार का वो पिछलग्गू बन के रहेगा। जब राहुल गांधी एक कहते हैं तो इसी के साथ में आता है कि तो क्या उस बैठक में मौजूद सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस भी हैं वो किस तरह की भूमिका अदा कर रहे थे और उन्होंने डिसेंट नोट क्यों नहीं दिया? क्योंकि जो सवाल राहुल गांधी ने उठाए वो सवाल उनके लिए भी सवाल जो है वो समझने की जरूरत है कि डायरेक्टर की सिलेक्शन कमेटी पर असहमति की जो स्थिति है, 1.5 घंटे जो बैठक चली और उम्मीदवारों की डिटेल तक नेता प्रतिपक्ष को और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास नहीं थी। दोनों को कोई डिटेल नहीं दी गई थी और नाम कितने थे? 69 नाम, यानी 69 नाम और कहा जा रहा है कि इन्हें 1.5 घंटे में निपटा दीजिए और इनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं दी जा रही। जब जानकारी नहीं दी जा रही है तो स्वाभाविक सी बात है एक व्यक्ति का नाम और वो देखने में ही जाने कितना टाइम लग जाएगा और आप कह रहे हैं 69 नाम को 1.5 घंटे में लेके फाइनल कर दीजिए। इससे बड़ा और मजाक क्या हो सकता है? इसी बात को लेकर के राहुल गांधी ने सवाल उठाया। जो उन्होंने चिट्ठी लिखी उसमें लिखा आपकी सरकार, प्रधानमंत्री को उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने चीफ जस्टिस का जिक्र नहीं किया। ये उनका
एक कहेंगे भलबनसाहट है, एक उनकी बहुत उच्च नैतिकता है, और वो पालन कर रहे हैं, वो सम्मान दे रहे हैं, वो शालीनता है। जी, तो उन्होंने लिखा कि आपकी सरकार ने बार बार सीबीआई का दुरुपयोग किया है। यह भारत की प्रमुख प्रीमियर जांच एजेंसी है, लेकिन आपने इसे राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया। संस्थाओं पर ऐसे कब्जे को रोकने के लिए ही चयन समिति में नेता विपक्ष को शामिल किया जाता है, जिससे कि इस तरह से ना हो। और खेद की बात यह है कि आपने इस प्रक्रिया में मुझे कोई भी ऐसी भूमिका नहीं दी जो सिलेक्शन प्रोसेस को सही बनाए, शुद्ध बनाए, यानी मेरिट पे हो, इसका आपने कोई वो नहीं किया। जिन उम्मीदवारों को लिस्ट किया गया है, उनकी सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट यानी एसीआर या 360 डिग्री रिपोर्ट कोई भी उपलब्ध नहीं कराई गई। मुझे रिपोर्ट देने से साफ मना कर दिया गया। जब किसी की रिपोर्ट ही नहीं दी जाएगी कि उसका कार्य कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, वो कैसा अफसर रहा है, क्या रहा है, तो जो 69 ऑफिसर्स हैं उनके बारे में हम कैसे जानेंगे? उनका जब हम पूरा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखेंगे तो हम कैसे उन्हें अच्छा या बुरा कह सकेंगे? स्वाभाविक सी बात है, उसके लिए एसीआर चाहिए, और एसीआर पढ़ने के लिए टाइम भी चाहिए। तो आपने ना टाइम दिया, ना आपने एसीआर दी, ना आपने दूसरी रिपोर्ट सौंपी, जो आईबी और दूसरी की रिपोर्ट्स आती हैं वो भी नहीं सौंपी। तो जब हमें किसी के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है तो हम उस प्रोसेस में ईमानदारी से, शुद्धता से क्या करें? तो राहुल गांधी ने इसे कहा, बिना किसी कानूनी आधार के जानकारी देने से जानबूझकर मना करना चयन प्रक्रिया का मजाक उड़ाना है। इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ आपका पहले से तय उम्मीदवार ही चुना जाएगा, और आप चाहते हैं मैं उसमें रबर स्टाम्प की तरह से मोहर लगा दूं। तो मैं रबर स्टाम्प नहीं हूं। जो रबर स्टाम्प है वो लगाता रहे, मैं नहीं लगाऊं। बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि दूसरा कौन रबर स्टाम्प है यह समझा जा सकता है। मैं इसलिए नहीं ज्यादा बोलूंगा क्योंकि कानूनी तौर पर समस्या भी हो सकती है। हालांकि कोर्ट का मैटर नहीं है तो समस्या नहीं होगी, लेकिन फिर भी पिछली 2 मीटिंग में उन्होंने जिक्र किया, 2 मीटिंग में 5 मई 2025 और 21 अक्टूबर 2025 में प्रधानमंत्री को मैंने लेटर लिखा, जिसमें निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया के लिए उपाय भी बताए। आज तक उस लेटर का मुझे जवाब नहीं मिला। अब आप सोचिए राहुल गांधी ने कितनी बड़ी बात कह दी इस चिट्ठी के जरिए। और इसके बाद सूर्यकांत हो या खुद प्रधानमंत्री हो, दोनों कटघरे में खड़े हुए हैं। दोनों की स्थिति आप समझ सकते हैं। इसलिए क्योंकि जो मौजूदा सीबीआई डायरेक्टर है, उनका कार्यकाल खत्म हो गया था पिछले साल। 1 साल के लिए उन्हें बढ़ोतरी दी थी नरेंद्र मोदी ने मनमानी ढंग से, और उसके बाद में वह भी 24 मई को खत्म हो रहा है। तो जब 24 मई को खत्म हो रहा है तो आनन फानन में बैठक बुलाई जाती है। इतने दिन चुनाव के लिए 2 महीने नरेंद्र मोदी बिजी रहते हैं। कोई टाइम नहीं होता, न देश के लिए, न देश की तमाम समस्याओं के लिए, न तमाम नियुक्तियों के लिए। अब जब बैठक करते हैं तो बगैर कोई डिटेल शेयर किए हुए आप करते हैं, और चाहते हैं कि जो हमने कर दिया है उसी पे मोहर लगा दी। आप भी ठप्पा लगाइए और भूल जाइए क्या हुआ। तो राहुल गांधी उस पर जवाबदेही चाहते हैं कि कैसे होना चाहिए। जी हां, जब यह राहुल गांधी कहते हैं तो सवाल खड़ा हो जाता है भारत की संवैधानिक संस्थाओं पे भी और भारत की कार्यपालिका पर भी। जी, अब आता हूं दूसरी बात। आपको याद होगा कि जो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए उसमें तमिलनाडु में विजय थलपति उर्फ विजय जोसेफ, चंद्रशेखर विजय जोसेफ, तो इस तरह से जो उनके नाम है, वो वहां की उनकी जो पार्टी है टीवी के, वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वहां जीत कर आई। उसने 108 सीटें जीती 234 की विधानसभा।
अब जो 108 उसने जीती, कोई भी उसके आधे के बराबर नहीं था। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक सी बात है, राज्यपाल को चाहिए था कि उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए ऑफर देते, उन्हें लेटर भेजते, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से पहल नहीं की। विजय ने तुरंत कांग्रेस पार्टी से अप्रोच किया कि हमें समर्थन दीजिए। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी ने कमेटी के साथ बैठक की और बैठक करने के बाद गुण दोष के आधार पर तय किया कि हम विजय का साथ देंगे, क्योंकि विजय को यह वायदा रहेगा कि वो सेकुलर फोर्सेस के साथ रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे और जनहित से बड़ा उनके लिए कुछ और नहीं है। और इस आधार पर कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दे दिया। कांग्रेस के समर्थन देने से एक नैतिक बल बढ़ गया, उनकी 113 सीटें हो गई। और इसके बाद में उन्हें समर्थन के लिए चाहिए था तो केरल में उनकी कांग्रेस की सहयोगी है, उस पार्टी को भी कांग्रेस ने अप्रोच किया। उसके अलावा नेशनल एस्पेक्ट में जो सेकुलर विचारों के साथ में जुड़ी हुई है, सीपीआई, सीपीएम, उनको भी अप्रोच करवाया। और उन सब से जब बात हुई, उसके बाद में उन्हें समर्थन दे दिया सीपीआईएम ने और सीपीआई ने। और जब यह समर्थन मिल गया तो स्वाभाविक सी बात है 4 और आ गए, तो हो गए 13 और ये 17। चाहिए है 118 सरकार बनाने के लिए, तो बराबर तो हो ही गए थे। सरकार बनाने के लिए तब भी बुलाया जा सकता था। विजय ने ऑफर का वो दिया और कहा कि साहब ये है। इसके बाद भी राज्यपाल ने कहा नहीं, पूरे 118 की लिस्ट लेके आइए। उन्होंने कहा कि सदन में साबित करना होता है कानून के मुताबिक, ना कि राज्यपाल के सामने, इसलिए सदन में हम साबित करेंगे, आप हमें बुलाइए। लेकिन राज्यपाल नहीं माने। फिर उन्होंने अपने ढंग से अप्रोच किया, कांग्रेस ने भी मदद की और उसका नतीजा ये हुआ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी उन्हें अपने 2 सदस्यों के साथ समर्थन दे दिया, यानी 119 हो गए। और इसके साथ में वहां की एक स्थानीय पार्टी ने भी समर्थन दे दिया, उसके भी 2 आ गए और इस तरह से 121 की संख्या बन गई। तब कहीं राज्यपाल ने उन्हें बुलाया और इसमें भी बाधाएं डाली गई, तमाम तरह से बाधाएं डाली गई। और जब यह बाधाएं डाली जा रही थी, डीएमके ने खुद बताया, सीपीआईएम के महासचिव बेबी ने, कि डीएमके ने उनसे अप्रोच किया कि नहीं, आप एआईडीएमके का साथ दे दीजिए, आप विजय का साथ मत दीजिए और वहां पर बनवा दीजिए। और एआईडीएमके बीजेपी के साथ थी, लेकिन सेकुलर सरकार के लिए सभी लोग विजय के साथ आए। लेकिन राज्यपाल ने आखिरी तक नहीं छोड़ा और तमाम विरोध पैदा किए। बहरहाल इसी दौरान जब उन्हें यह हो गया कि अब देना ही पड़ेगा, तो जैसे ही उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए, शपथ के लिए आमंत्रित किया गया, वैसे ही डीएमके के एक एमएलए ने जाके मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की कि साहब, उनके एक सदस्य है, वो सदस्य जो जीते हैं एक विधायक से, ये विधायक थे श्रीनिवास सेतुपति, ये 1 वोट से जीते और सेतुपति जो 1 वोट से जीते हैं, इनका चुनाव खारिज किया जाए। हाई कोर्ट ने इसमें सुनवाई की और सुनवाई करने के बाद में हाई कोर्ट ने जो कहा वह अपने आप में दुखद था। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। मद्रास हाई कोर्ट के वैकेशन बेंच के जज, वहां छुट्टी की जज है, उस जज ने सेतुपति के खिलाफ यह आदेश दिया कि अगला आदेश जब तक नहीं आता है तब तक सेतुपति विश्वास मत में भी हिस्सा नहीं लेंगे, अविश्वास मत या किसी में भी वोटिंग में भी हिस्सा नहीं लेंगे और सदन की संख्या बल के परीक्षण में भी हिस्सा नहीं लेंगे। तो लेकिन उनकी सदस्यता उन्होंने नहीं खत्म की। जब सदस्यता नहीं खत्म हुई तो हम वोटिंग में क्यों नहीं अपना हिस्सा लेंगे, या तो आप हमारी उसी सदस्यता को रोकते। स्वाभाविक सी बात है, यह आदेश चैलेंज करने वाला था। तो विजय ने तत्काल संपर्क किया राहुल गांधी से और राहुल गांधी के मतलब कांग्रेस पार्टी के लीगल सेल के हेड अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल रात को ही यह याचिका दाखिल की। अब आप देखिए,
वहां पर जो सेतुपति के खिलाफ याचिका दाखिल की गई, उसमें वैकेशन कोर्ट ने संडे को कोर्ट खोल करके सुनवाई की और ऑर्डर पास कर दिया। लेकिन जब सेतुपति की याचिका दी गई तो अदालत ने कहा नहीं, हम सोमवार को हम सुनेंगे, बुधवार को सुने। और जब बुधवार को सुनने का कहा तो स्वाभाविक सी बात है, बुधवार को तो बहुमत साबित करना था, हो ही नहीं सकता था अगला व्यक्ति शामिल। बहरहाल प्रयास किया अभिषेक मनु सिंघवी ने, तो उन्होंने कहा ठीक है हम सुबह सुन लेंगे बुधवार। सुबह भी सुना, लेकिन इतना देर से सुना कि उसका नतीजा यह हुआ कि सेतुपति उसमें हिस्सा नहीं ले पाए। लेकिन जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की कोर्ट ने जो इस केस को सुना, और जो तीन जज हैं, जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहता और विजय बिश्नोई की बेंच में, और उसने सुना और उसने हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी जताई। बेंच ने कहा कि चुनाव से जुड़े मामले में सीधे हाई कोर्ट में याचिका पर सुनवाई करना हैरान करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में चल रही इस मामले की पूरी कार्रवाई को फिलहाल रोक दिया है, और हाई कोर्ट में जो इन्होंने कहा था उसको लेके उन्होंने कहा यह बड़ा दुखद है कि हाई कोर्ट ने डीएमके के नेता के.आर. पेरिया करुप्पम के मामले में जिस तरह का आदेश दिया है वह अचंभित करता है। जी हां, क्योंकि एक विधायक है लेकिन आप उसे वोट नहीं डालने दें, ये क्या? बहरहाल सेनापति वोट तो नहीं डाल सके, लेकिन सेतुपति के वोट न डालने के बावजूद इस तरह से सब मैनेज हुआ कि जो एआईडीएमके है, जिसकी सरकार बनवाने की कोशिश की जा रही थी बैकडोर से, जो बीजेपी के साथ है, वही टूट गई और उसके 25 विधायक आकर के विजय को समर्थन दे देते और सदन में विजय 118 की बजाय 144 वोट ले आते, यानी 234 की विधानसभा में 144 वो ले आते। ये भारी बहुमत, और यह उनके लिए एक सुखद था। तो ये कहेंगे कि ये रणनीति के तहत तो ये हो गया, क्योंकि राहुल गांधी उनके इस पूरे प्रोग्राम में साथ लगे जिससे उनकी सरकार बन सके। ये शुरुआती दौर से राहुल गांधी की टीम ने काम किया। लेकिन इधर आप देखिए, जिन संवैधानिक संस्थाओं को रक्षा करनी चाहिए थी, इन सारे संवैधानिक हकों की, संवैधानिक न्याय की, वो न्याय करने की बजाय रबर स्टाम्प बने हुए। और जो रबर स्टाम्प बने हुए थे, तो अब आप समझ लीजिए, इसीलिए राहुल गांधी ने, जो कि खुद भी संवैधानिक पद पर है, उन्होंने रबर स्टाम्प बनने से मना कर दिया कि हम रबर स्टाम्प नहीं है। नेता विपक्ष जनता की आवाज होता है, लीडर ऑफ पीपल्स होता है, तो वो सही बोलेगा, गलत का साथ नहीं देगा। यह एक चैलेंज भी है और यह एक आंख खोलने वाला भी है कि भारत में सरकार कैसे चल रही है, कैसे सारी व्यवस्था चल रही है और कैसे सब कुछ दूषित हो गया है। मेरिट पर कुछ डिसाइड होता ही नहीं। जी हां, न चुनाव चोरी हो जाते हैं। उसका भी उदाहरण सामने आ गया कि आप जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव चोरी किया गया, तो चुनाव चोरी कराने वाला वहां का मुख्य चुनाव अधिकारी तुरंत इनाम मिल जाता है चोरी का और उसे चीफ सेक्रेटरी बना दिया जाता है। दूसरा जो उसका पर्यवेक्षक था उसको भी इनाम मिल जाता है और वो मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाता है। इसी तरीके से नीट पेपर में घोटाला करने वाला, पिछली बार वो जो घोटाला करने वाला था, पेपर लीक का जो सबसे बड़ा कल्प्रिट था, उसे भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बना दिया जाता है। तो अब आप समझिए, जितनी आप चोरी कर रहे हैं, जितना चोरी में मदद कर रहे हैं, उतना आपको लाभ मिल रहा है। यही वजह है, कभी जजेस सुपरसीड करके बनाए जाते हैं, कभी कोई और बनाया जाता है, दागी लोगों को तमाम पद दिए जाते हैं जिससे उनसे जो कुछ चाहा जाए वो कराया जाए। खुद तमिलनाडु के जो राज्यपाल है वो दागी हैं और उनको अयोग्य अदालत ने घोषित किया
और जो व्यक्ति अयोग्य घोषित किया गया हो एमएलए तक के लिए, वो शख्स राज्यपाल बन के बैठा है और सरकार बना और बिगाड़ रहा है। जी हाँ, यस। जय